शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं रिफ्लेक्शन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी जो हैं रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन, ये हम स्टडी करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ रिपल टैंक। रिपल टैंक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रिपल टैंक जो है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन कैन बी डिफाइंड एज व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of other medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to angle of reflection, and this phenomena is called reflection। जब वेव्स जो हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ टकराती हैं जाके और फिर बाउंस बैक होती हैं, तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। एक्सप्लेनेशन भी हमने इसकी देखी थी कि रिपल टैंक में हमने किस तरह रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करना है। तो वाटर वेव्स जो हैं वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हैं। तो रिपल टैंक में रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम जो है वो रिपल टैंक के ट्रे के अंदर स्ट्रेट वेव्स जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर को ऑन करेंगे और उसकी वजह से वाटर की सरफेस पे स्ट्रेट वेव्स जो हैं वो जनरेट होंगी। उसके बाद इसमें हमने ट्रे के अंदर जो है वो एक ग्लास प्लेट इस तरह रखनी है कि वेव्स के साथ उसका कुछ एंगल बन रहा हो, जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेट वेव्स जो हैं इस ऑब्स्टेकल के साथ, बैरियर के साथ टकराएंगी और टकराने के बाद बाउंस बैक होंगी और उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हमने डिफाइन करना है। एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट वेव्स एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्योंकि वाटर वेव जो है रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए जब वाटर वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं कि व्हेन वेव्स एंटर फ्रॉम वन मीडियम इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल देयर डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल में चेंज, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। जब वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती हैं और इस तरह एंटर होती हैं कि बाउंड्री के साथ, दोनों मीडियम के दरमियान जो बाउंड्री है उसके साथ कुछ एंगल बन रहा हो, तो वेव्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाएंगी तो वेव्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेव्स, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। एक्सप्लेनेशन में देखें, एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने स्पीड का बताना है। स्पीड के बारे में बताना है कि वाटर वेव्स की जो स्पीड है वो कहाँ पर कम होगी, कहाँ पर ज़्यादा होगी, और स्पीड जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट की जो स्पीड है वो एयर में कांस्टेंट होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लास और वाटर। तो ग्लास और वाटर में डेंसिटी के मुताबिक जो स्पीड है लाइट की वो या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। और वाटर के केस में यहाँ पर हम वाटर वेव्स को स्टडी कर रहे हैं,
तो वाटर वेव्स में जो स्पीड है वाटर वेव्स की वो डिपेंड करेगी डेप्थ ऑफ वाटर पे। जितनी वाटर की डेप्थ ज़्यादा होगी उतनी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ वाटर वेव्स इज रिड्यूस्ड व्हेन इट एंटर्स इनटू द शैलो वाटर। जब वेव जो है वो शैलो वाटर में जाएंगी, डीप से शैलो वाटर में, तो स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। शैलो वाटर कहते हैं जहाँ पर पानी की गहराई जो है वो कम होती है, उस पानी को हम शैलो वाटर कहते हैं। तो ट्रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए पहले हम जो हाफ ऑफ ट्रे है यानी आधी ट्रे जो है उसको हमने एक ग्लास प्लेट से कवर कर देना है, और ग्लास प्लेट की जो थिकनेस है वो ट्रे की थिकनेस से थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ताकि जो वो ग्लास प्लेट है वो पानी में बिल्कुल डूब जाए। और इस तरह हमारे पास पानी के दो पोर्शन बन जाएंगे, एक डीप वाटर और एक शैलो वाटर। ग्लास प्लेट के ऊपर जो पानी होगा उसे हम शैलो वाटर कहेंगे, और जो दूसरा पोर्शन है उसे हम डीप वाटर कहेंगे। और डायग्राम में देखें, डायग्राम में ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये डीप वाटर को शो कर रहा है और ऊपर वाला शैलो वाटर को शो कर रहा है। और ये जो ब्लू कलर्स की लाइंस हैं ये क्रेस्ट को शो कर रही हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। λ1 और λ2 से वेवलेंथ को शो किया हुआ है। तो जब वेव जो है वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएंगी तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी और स्पीड जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। अब हमने डायरेक्शन के बारे में देखना है, लेकिन उससे पहले ये फार्मूले के मुताबिक देखें कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये जो वेव इक्वेशन हमने पढ़ी थी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वाटर वेव्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ जो है वो भी डिक्रीज़ हो रही है। यानी जब वाटर वेव्स डीप से शैलो वाटर में जाएंगी तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों डिक्रीज हो जाएंगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी वेव्स की होगी। तो यहाँ पर रिपल टैंक में जो सोर्स है वेव्स क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं? वाइब्रेटर की वजह से। तो जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर की होगी वही वाटर वेव्स की होगी। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी लेकिन स्पीड और वेवलेंथ जो है वो चेंज होती रहेंगी। ये जिस तरह डायग्राम में अभी हमने देखा है कि जब स्टेट वेव्स जो हैं वो डीप से शैलो वाटर में जाती हैं तो वेवलेंथ और स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब हमने डायरेक्शन के बारे में देखना है कि डायरेक्शन किस तरह चेंज होगी जब वाटर वेव जो है वो डीप से शैलो वाटर में जाएंगी। तो उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट दोबारा रिवाइज करेंगे, लेकिन और रिपीट इस तरह करना है आपने कि अब वो जो ग्लास प्लेट हमने सीधी रखी थी पहले उसको अब हमने इस तरह रखना है कि वेव के साथ कुछ एंगल बन रहा हो उसका। तो अब फिर क्या होगा कि जब वेव जो है डीप से शैलो वाटर में जाएंगी तो फिर स्पीड और वेवलेंथ के साथ साथ वेव की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं कि जिसमें वाटर वेव्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है जब वाटर वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। ये डायग्राम में देखें, ये वाटर वेव जो हैं वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जा रही हैं। डीप वाटर को हम लेस डेंस मीडियम कहेंगे और शैलो वाटर को हम डेंसर मीडियम कहेंगे। लेस डेंस मीडियम की जगह आप रेयर मीडियम भी लिख सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई है ये वेव्स की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो देखें चेंज हो रही हैं, वेव्स बेंड हो रही हैं। और अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें
बाउंड्री के साथ, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेजर कर सकते हैं। तो रेयर मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो बड़ा होगा, और डेंसर मीडियम में क्योंकि वेव जो है वो बेंड हो जाती हैं नॉर्मल की तरफ, तो इसलिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो छोटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा होगा। ये एनिमेशन जो है ये भी यही शो कर रही है कि स्ट्रेट वेव्स जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो बेंड हो जाएंगी, डायरेक्शन उनकी चेंज हो जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी करनी है डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एज और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। जब वेव जो हैं वो ऑब्स्टेकल के एजेस के साथ या कॉर्नर से बेंड होकर आगे ट्रेवल करेंगी, तो उसे हम कहेंगे डायफ्रैक्शन। यानी वाटर वेव्स के रास्ते में हम कोई ऑब्स्टेकल रख दें तो वो वेव जो हैं वो उसकी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड होकर आगे चली जाती हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो रिपल टैंक की मदद से इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि रिपल टैंक में हमने क्या करना है कि दो ग्लास प्लेट्स लेनी है और उनको इस तरह रखना है कि उनके दरमियान थोड़ा सा गैप होना चाहिए, और उस गैप को हम स्लिट का नाम देंगे, और उस स्लिट का साइज और या गैप का जो साइज है वो वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। अगर हम मैक्सिमम डायफ्रैक्शन स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो ये डायग्राम में देखें, ये रेड कलर की दो ग्लास प्लेट्स हमने रखी हैं और दरमियान में ये थोड़ा सा गैप है, इसको हम स्लिट कहते हैं। और अगर ये स्लिट का साइज जो है वो वेवलेंथ के इक्वल होगा तो स्ट्रेट वेव जो हैं इस स्लिट्स में से पास होने के बाद जब बेंड होंगी तो उनकी शेप चेंज हो जाएगी, वो सर्कुलर वेव्स में चेंज हो जाएंगी। स्ट्रेट वेव जो हैं वो सर्कुलर वेव्स में चेंज हो जाएंगी। तो एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। ये एनिमेशन भी हमें यही शो कर रही है कि स्ट्रेट वेव जब स्लिट में से पास होंगी तो बेंड होने की वजह से सर्कुलर वेव्स में चेंज हो जाएंगी। द सेपरेशन इज कॉल्ड स्लिट। After passing through the slit between two obstacles, the wave can be seen spreading in every direction and changing to almost semicircular pattern. And this process is called diffraction of water waves. अब कंडीशन देख लेते हैं कि डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या है। डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशन ये है कि स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ के इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर हम स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ से ज़्यादा कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर जो वेव्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर से थोड़ी थोड़ी बेंड होंगी, बाकी उनकी जो शेप है वो स्ट्रेट ही रहेगी। लेकिन अगर वेवलेंथ के इक्वल होगा स्लिट का साइज तो फिर स्ट्रेट वेव जो हैं वो मुकम्मल तौर पर सर्कुलर वेव्स में चेंज हो जाएंगी। ये डायग्राम जो है इसमें ए पोर्शन जो है डायग्राम का वो मिनिमम डायफ्रैक्शन को शो कर रहा है, जिसमें वेव जो हैं वो कॉर्नर से बेंड हो रही हैं, बाकी जो है वो स्ट्रेट है। और बी पोर्शन जो है डायग्राम का ये मैक्सिमम डायफ्रैक्शन को शो कर रहा है, इसमें स्लिट का जो साइज है वो वेवलेंथ के इक्वल है, तो इसलिए स्ट्रेट वेव जो है वो कम्प्लीटली सर्कुलर वेव्स में चेंज हो जाएंगे बेंड होने के बाद। तो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है बार बार। ये एनिमेशन भी यही शो कर रही है कि स्लिट का साइज जब ज़्यादा होगा तो सिर्फ कॉर्नर से वेव्स बेंड होंगी और बाकी जो है वो स्ट्रेट रहेंगी। ये येलो कलर्स की जो लाइन है ये ग्लास प्लेट को शो कर रही हैं, और इसमें ये गैप देखें ये वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो इसलिए स्ट्रेट वेव जो हैं वो कॉर्नर से सिर्फ बेंड हो रही हैं, सेंटर से स्ट्रेट है।
होमवर्क ये अपना नोट कर लें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपने रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद रेफरेंस टू द रिपल टैंक। और सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स विद रेफरेंस टू द रिपल टैंक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने नीट कॉपी पे लिखने हैं और पिक्चर मुझे सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।